नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। शहर की खबरें तो है ही, आज कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे बात कर लेंगे हम। एक तो एक दुखद हादसा हुआ महाराष्ट्र में, विमान हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल थे। हादसे के बाद में प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। इस पर हम बात करेंगे। और भी खबरें जिस पर हम शहर को लेकर बात करेंगे। कल बजट को लेकर स्टेटस आने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण आएगा कल, उस पर भी हम बात कर लेंगे। सोने और चांदी में आग लगी हुई है पूरे ज़बरदस्त तरीके से, आज ज़बरदस्त उछाल आया दोनों में, इस पर भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले शहर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात कर लेते हैं। शेखर जी शुरू करें। जी बिल्कुल। हम पत्रिका की खबर से बात शुरू कर रहे हैं। आज पत्रिका की खबर में एक तो सफाई को लेकर शिकायतें बढ़ने लगी हैं। मेयर साहब, सड़क की सफाई नहीं होती और खाली प्लाटों पर फेंका जाता है कचरा। आज मेयर साहब पहुंचे थे, जनता की शिकायत में महापौर ने तत्काल CSI को भेजकर कार्रवाई की और संकल्प में समाधान शिविर चल रहे हैं अलग अलग जगह पे। सबसे सीधे लाइव बात की और वहीं समस्या का निराकरण भी किया। पर आम समस्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है कि मुख्य मार्गों की सफाई तो हो रही है, पर गलियों के पीछे बैक लेन में सफाई की व्यवस्था धीरे धीरे कोलैप्स होती जा रही। क्या जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि संकल्प से समाधान को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार ने शिविर लगाए हैं, उस शिविर को जो अलग अलग वार्डों में लग रहे हैं। कल महापौर पुष्पमित्र भार्गव वार्ड 32 में पहुंचे थे। यहाँ पर लोगों से सीधा रूबरू हुए, उनकी समस्याएं सुनी। में सबसे बड़ी चौंकाने वाली समस्या ये सामने आई कि सड़क की सफाई नहीं हो रही है। कितनी बड़ी बात है, देश में सफाई का महागुरु जो शहर है इंदौर, उसके सड़कों पर सफाई नहीं होती। ये हम नहीं, वहाँ के रहवासी कह रहे हैं, जो उनका रोज का अनुभव हैगा। महापौर सुनकर चौंक गए थे कि सड़कों की सफाई कैसे नहीं हो रही। CSI को फटकारा, साथ ही समझाइश भी दी कि आप लोगों की वजह से जो है शहर में अच्छा काम होता है, अगर आप लोग ही काम नहीं कराएंगे तो कैसे सफाई होगी। उन्होंने तुरंत CSI को मौके पर भेजा और सड़क की सफाई कराई। खाली प्लाटों को लेकर भी यही शिकायत की गई कि खाली प्लाट में लोग गंदगी डाल जाते हैं। तो इन खाली प्लाटों का कोई स्थायी समाधान कर दिया जाए, या जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो इस शहर के लिए नज़ीर बने। खाली प्लाटों को लेकर पूरे शहर भर में समस्या है। खाली प्लाट साफ भी करा दो तो बहुत सारे लोग जो है रात की अंधेरी रात में आते हैं और चुपचाप कचरा फेंक के चले जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ कचरे का ढेर बन जाता है। तार फेंसिंग करा दो, उसके बाद भी लोग, हालांकि कचरे की गाड़ियाँ आती है, उसके बाद भी एक प्रवृत्ति हो गई है लोगों की कि जब भी कोई ऐसा कचरा हो जो नगर निगम नहीं ले रही तो वहाँ जाकर पटक के चले आते हैं। अब हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लें। प्रभातकरण खबरों 2 खबरें इस पर हम बात करेंगे। एक तो कंपनी ने कहा केसरबाग पुल का काम नहीं करना, 7 दिन में फैसला करें वरना लौट जाएंगे। केसरबाग पुल, ये सब पुलों को लेकर कहीं ना कहीं जो है संकट खड़े हुए हैं। कहीं पर जगह खाली नहीं मिल रही, कहीं आगे की लाइन क्लियर नहीं मिल रही, और जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे भी स्थिति ये है कि वही कछुआ चाल से बन रहा है। और अब हालत ये होगी केसरबाग पुल के लेकर, केसर रेलवे पर जो बनने वाला ब्रिज है उसकी रेत लाली से लोग तो परेशान है, कंपनी खुद भी परेशान हो गई कि क्या स्थिति क्या है सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। केसरबाग रेलवे क्रॉसिंग पर जो रेलवे का पुल बनने वाला हैगा, उसका ठेका रेलवे ने सितंबर में जिस कंपनी को दिया था, कंपनी 4 महीने से ठेका लेने के बाद हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि कंपनी पर काम करने वाले लोग नहीं, कंपनी अपना पूरा डेबारा जमा चुकी। गुजरात से वो कंपनी आई है और बाकायदा रेलवे क्रॉसिंग के पास अपना दफ्तर खोल लिया है। सुबह से शाम तक खुला भी रहता है, बस पर वहाँ के जो कर्मचारी हैं आती जाती गाड़ियों पर ही नज़र रख पाते हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। वजह जानने वाली बात है कि वजह क्या है। वजह, सबसे पहली वजह यह बताई जा रही है कि रेलवे ने अभी तक वो कंपनी को वो डिज़ाइन ही नहीं दी है जिस हिसाब से काम शुरू होना हैगा। दूसरी बात, रेलवे क्रॉसिंग जहाँ से पुल बनना है वहाँ नीचे सीवर और नर्मदा की लाइन जा रही है। जब तक नर्मदा और सीवर की लाइन शिफ्ट नहीं हो जाती काम शुरू नहीं कर सकते। ऐसे में ठेकेदार रेलवे को चिट्ठियाँ लिख के ठग चुका है। अब आखिरी चिट्ठी रेलवे को लिख दी है कि मैं तो मेरा ताम झाम समेट कर इस शहर से जाना चाह रहे हैं। कारण वजह यही है कि काम चालू करने की जो है हालात ही पैदा नहीं हो रहे हैं, ना रेलवे इसमें किसी तरह की मदद कर रहा है। इस सब जगह पर दिक्कत यह है जहाँ पे ब्रिज के काम चल रहे हैं बहुत धीरे चल रहे हैं, और उसके कारण जो है बेसिकली शहर को रफ्तार नहीं मिल पाती काम होने के कारण। एक और खबर अब हम बात करें तो नगर निगम को भी भरना पड़ेगा 10 लाख रुपए का जुर्माना। ये NGT कचरे पर NGT का आदेश हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है वो इस प्रकार के मामलों में ग्रीनरी या कचरे को लेकर या पानी की सफाई को लेकर इस प्रकार के ये भी अपने आप में कोर्ट टाइप होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी, और उसने ये आदेश दिया है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात कर लें नदी नाले उसकी बात कर लें या तालाबों की बात कर लें या जल स्रोतों की बात करें, जहाँ जल स्रोत है उसके आसपास अगर आपने गंदगी की
तो आप मान के चलिए कि आपको भी जुर्माना लगना तय है। अभी तक नगर निगम ही जो है इनको गंदा करने वालों के खिलाफ जो जुर्माना लगाता था, अब नगर निगम ने अगर इनके आसपास कहीं कचरा पटका या कचरा जलाया, अगर ये कहीं भी मिलता है तो नगर निगम पर भी जुर्माना लग सकता है। आपको बता दूं ये कोर्ट का फैसला आया है। हालांकि इंदौर 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों में शामिल है, तो इतनी आबादी वाले शहरों के लिए जो गाइडलाइन तय हुई है या ये वो जुर्माना जो तय हुआ है कि 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। मतलब आप ये मान के चलें कि जो नगर निगम आपके गंदगी करने या कहीं भी किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों की गंदगी होने पर जुर्माना लगाती आई है अभी तक गंदगी पे, अब नगर निगम भी तैयार रहे कि उससे कहीं चूक हो गई तो एनजीटी उससे भी जुर्माना वसूल करने के लिए तैयार रहेगा। और बात कर लेते हैं शहर की नदी नालों की, बात कर लें क्या स्थिति हुई थी, सबको पता है। तालाब किनारे क्या गंदगी फैली हुई है, क्या अव्यवस्था है, वो आप सब जानते हैं। अब देखते हैं, आदेश तो हो गया है एनजीटी का, कितना अमल होता है ये तो वक्त बताएगा, पर ठीक है शुरुआत तो है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसी प्रकार तलावली चांदा के तालाब के लिए भी एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि जो कैचमेंट एरिया है और जो वेटलैंड एरिया है उस पर जो भी अवैध निर्माण हो चुके उसको पूरी तेजी से हटाया जाना चाहिए। भारी राजनीतिक दबाव के चलते ट्रिब्यूनल के आदेश को नगर निगम खोल के पी गई। इस प्रकार के आदेशों का कोई मायना नहीं होता। एक और खबर है, हम अग्निबाण खबरों की बात कर लें। अग्निबाण खबर प्रशासन से एक मौत और फिर कल रात हुई है, देर रात भागीरथपुर में। भागीरथपुर से प्रशासन बाहर नहीं निकल पा रहा है और इसी पानी के विवाद में अब दूसरे क्षेत्रों से भी शिकायतें आने लगी हैं। आज परदेसीपुरा में नगर निगम की टीम पहुंची थी, अपर आयुक्त भी पहुंचे थे और गली वगैरह में तमाम जगहों पर जहां पानी की शिकायत आ रही थी वहां पर बात की। अधिकांश लोगों ने ये बताया वहां पर कि पानी अब हम टंकी से सीधे लेके आ रहे हैं, पीने का पानी, आपका जो पानी आता है उसका उपयोग बाकी कामों में कर रहे हैं। एक डर बैठ गया लोगों में और लोग उसके बाद भी समझने को तैयार नहीं है। एक बात जब ये चल रही थी तब ये समझ में आया कि अवंतिका गैस एजेंसी ने जहाँ जहाँ भी लाइनों का काम किया है वहाँ सब जगहों पर ये लीकेज की शिकायत सबसे ज़्यादा आ रही है और जहाँ पे भी उन्होंने काम करके बंद किया वो लीकेज वापस उधर नहीं पाए। ये मामला आज परदेसीपुरे में के दौरान में जांच के दौरान ये पाया कि हाँ यहाँ पर गैस लाइन पाइपलाइन खोदी गई थी और उसके बाद वो लीकेज ठीक नहीं हो पाया था, 6 दिन तक बंद रहा था। तो एक और मामला ये प्रशासन ने फिर एक पानी से हुई मौत को नकारा। मृतकों के परिजनों ने जो है फिर एक बार शव रखकर प्रदर्शन चक्का जाम करके प्रदर्शन किया है। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको इतना बता देता हूँ, भागीरथपुरा में अभी जितनी भी मौतें हो रही है उसके अंदर किसी भी मरीज को, जो लोग जान गंवा रहे हैं, अगर उन्हें उल्टी, दस्त या डायरिया की शिकायत रही है तो उनके परिजन सीधा आरोप लगाते हैं कि गंदा पानी पीने से ही मौत हो रही है। आपको बता दूं कि अभी 4 दिन पहले एक जो मौत हुई थी उस मौत की अर्थी को रखकर, मतलब अंतिम संस्कार के पहले अर्थी को भागीरथपुरा के पुल पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया था और उस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेसी भी शामिल हुए थे और आज भी यही हुआ है कि विरोध प्रदर्शन में आज भी कांग्रेसी शामिल हुए थे। आपको एक नई जानकारी और दे देता हूं कि दोपहर तक एक और मौत होने की खबर जो है, ये कार्यक्रम जब तक बना है तब तक आ चुकी है। इस तरह से 30 मौतें भागीरथपुरा में होने की बात कही जा रही है। अब प्रशासन के साथ दिक्कत ये हो गई, किसी भी मौत को अगर प्रशासन नकारता है तो वहाँ के रहवासी भड़क जाते हैं, वहाँ के लोग भड़क जाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि मुआवजा सबको मिलना चाहिए अगर दिया जा रहा है तो। ये जिस खबर की बात की जा रही है, आज सुबह जो अर्थी रखकर जो विरोध किया गया था, खबर यह है कि उस परिवार को भी प्रशासन ने आनंद फानंद में तुरंत जो है 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, बचे पैसे को देने का भरोसा दिलाया है। तो 3 दिन पहले कांग्रेसियों ने जो हल्ला करा था जिस शव यात्रा के दौरान, उसके अंदर भी मंत्री समर्थक ने वहाँ मौके पर पहुँच, यानी शमशान में पहुँच 2 लाख रुपए की गड्डी आगे सरकाई थी। तो ये सब चीज़ें चल रही है। भागीरथपुरा में जो जो मौत हो रही है उसको लेकर कहीं गड्डी से तोलने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगह नगर सहायता देकर भी मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही। सरकार कोई नीति नहीं बना पा रही, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा सॉरी, नगर निगम भी इस मामले में कोई नीति तय नहीं कर पा रही है और ये मामला अभी चलता रहेगा। अगर ये मामला चलता रहेगा तो नगर निगम को अपनी एक नीति स्पष्ट करना पड़ेगी कि क्या है और क्या नहीं है। हालांकि उच्च न्यायालय ने कमेटी का गठन कर दिया, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ आसार तो दिख रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि पहले टाइम लिमिट की एक बैठक कलेक्ट्रेट में हुआ करती थी, सब वहाँ पहुँचा करते थे। अब टाइम लिमिट की बैठक जो है आजकल हाई कोर्ट में होने लगी है, वहाँ सब फाइलें लेके पहुँचते हैं कि कब कब जवाब देना है। एक और खबर इस पर हम बात कर ले रहे हैं। इस खबर पर मैं इसलिए बात करना चाहते हैं हम लोग, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 29 को बैठक रखी गई है। सवेरे भी खबर छपी है हालांकि है कि एक एलिवेटेड कॉरिडोर का काम को लेकर तैयारी शुरू की गई है। हम इस मामले में ये चाहते थे, जो हमारा सोचना है, हमको ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर अगर कोई डिज़ाइन फाइनल की गई है तो उस डिज़ाइन को सार्वजनिक करना चाहिए और सार्वजनिक करके शहर के तमाम इंजीनियर, चाहे वो GSITS वाला हो या IIT के तमाम लोगों को उस डिज़ाइन को देना चाहिए
और उस डिज़ाइन के आधार पर ये पता लगाना चाहिए कि क्या इसमें अगले 20 सालों 30 सालों के लिए शहर में इस रोड के बाद यहाँ जो एलिवेटेड बन रहा है उसमें कोई खामी तो नहीं रह जाएगी, और अगर रह जाएगी तो आप बताइए कौन सी खामी रहेगी। इस पर एक बेहतर मतलब राशि भी तय कर देना चाहिए। यदि आपकी खामियां सही पाई गई तो सरकार या प्रशासन अपनी तरफ से एक निर्धारित राशि आपको देगा और इसमें और भी सुधार करेगा। इससे यह होगा कि आने जो भी ब्रिज बन रहे हैं इस शहर में, जो भी ब्रिज बने वो तात्कालीनता के लिए बने, और हर 2-4 साल बाद उनकी तमाम गलतियां सामने आती हैं और हम और आप जैसे लोग जो वहाँ से निकलते हैं वो इस व्यवस्था को कोसते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एलिवेटेड वाले मामले में सरकार, प्रशासन और यहाँ के तमाम उन इंजीनियरों को एक बार इसे खुला करना चाहिए और तमाम यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको भेज कर बताना चाहिए कि आपके इंजीनियरों को भेज के बताइए कि यहाँ क्या बेहतर तरीका हो सकता है और इसमें क्या सुधार हो सकते हैं। क्या शेखर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दूध का जला छाछ को भी कैसे फूंक कर पीता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीआरटीएस कॉरिडोर पर ही एलिवेटेड जो है कॉरिडोर बनने वाला है। बीआरटीएस की जो गत हुई है वो किसी से छुपी नहीं है, और बीआरटीएस के मामले में जो नहीं किया गया मुझे लगता है एलिवेटेड कॉरिडोर के मामले में किया जाना चाहिए। कल इसको लेकर एक बड़ी बैठक रखी जा रही है। पीडब्ल्यूडी चूंकि एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाएगा, बीआरटीएस जो पीडब्ल्यूडी के हवाले हैगा, पीडब्ल्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देगा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का स्वरूप कैसा होगा। बिल्कुल सही बात है कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है उसको भविष्य के इंदौर को देखते हुए बनाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या तो नहीं रहेगी, गाड़ियों की आवाजाही कैसे होगी, और चौराहों पर से ये जब गुजरेगा उसके उन चौराहों पर उतारने के लिए इसकी जो बुझाएं तैयार की जाएगी वो किस ओर होनी चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, ये सब देखने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन को साथ में बैठाया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है साथ ही ट्रैफिक पुलिस को भी बिठा लेना जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा अच्छे से समझती है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो झेलती है वो ट्रैफिक पुलिस ही झेलती है बीआरटीएस कॉरिडोर पर ट्रैफिक को चलाने में। आपको मैं बता दूं, भले बीआरटीएस कॉरिडोर हट गया हैगा, उसके बावजूद वहां पर ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। वजह साफ है कि चौराहों पर जगह जगह से जो गाड़ियां आकर घुस जाती है वो जो उसको बंद करना होगा, और एक तय सीमा होनी चाहिए कि अब किस रास्ते से किस चौराहे पर गाड़ियां आ सकती है और किधर से निकल सकती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, बैठक हो रही है, बैठक में जानकारों को बिठाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ सांसद और विधायक बैठेंगे। आप समझ सकते हैं कि सांसद और विधायक कितना अच्छा पावर प्रेजेंटेशन के दौरान वहाँ पे जानकारी देंगे। मुझे लगता है आईआईटी के इंजीनियरों को बुलाया जाना चाहिए, जीएसआईटीएस के इंजीनियरों को बुलाया जाना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जो एमई सिविल में कर रहे हैं वे ज़्यादा बेहतर तरीके से शहर को डिज़ाइन कर बना पाएंगे। तो ये तो थी अग्निमाण खबर जिस पर हमने आपसे बात किया। हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की पहले बैच की खबरों की बात कर ले रहा हूँ, मैं आपको जानकारी देता हूँ। आज विमान हादसे में अजीत पवार सहित 6 लोगों का निधन हो गया है। ये बारामती नगरीय निकाय चुनाव के लिए जा रहे थे और जब वहाँ से पहुँचे हैं तो उसके पहले विमान क्रैश हो गया लैंडिंग के समय, और इसके साथ में 3 अधिकारी हैं, खुद अजीत पवार साहब हैं और 2 एक उनके साथ के जो नेता थे उनका सबका निधन हो गया है। हमारी सद्भावना और श्रद्धांजलि दोनों है। एक खबर पर और बात कर लेते हैं। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने 2016-17 में सोने का आयात कम करने को लेकर एक योजना बनाई थी, सावनेर गोल्ड ब्रांड GTB। ये जो है ये सावनेर गोल्ड मतलब बॉन्ड थे ये, जिनको जारी किया था। जो आज की कीमत थी उसको जारी किया गया था। 8 साल बाद इसको भुनाया जाना था और इस पर सरकार 2.5% ब्याज भी अलग से दे रही थी। सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि ये जो है ये योजना बिना सोचे समझे, और इसके बदले में सोना खरीद के रखना चाहिए था, तो सरकार ने उसमें ध्यान दिया नहीं। उनको लगा कि 8 साल में कितना जाएगा, अगर ये 3,000 रुपये ग्राम हो रहा है या फिर 4,000 रुपये ग्राम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 5,000 रुपये ग्राम तक, तो 8 साल में तो बहुत कर लेंगे। कागज पर सोना बेचने की कलाकारी महंगी पड़ गई है। कागज पर जो कि कागजी थी सरकार की इतनी भयानक महंगी पड़ गई है कि सरकार को दस्त लग गए। 146 टन सोने के बॉन्ड खरीद लिए लोगों ने, और 1 यूनिट मतलब 1 ग्राम के हिसाब से इसमें दिए गए हैं। तो 146 टन को लेकर आप यूनिट बना लीजिए, 10 ग्राम के तो 10 यूनिट हो गए। तो 146 टन पे जो यूनिट है वो अब सब वो हो रहे हैं, परिपक्व हो गए। और परिपक्व होने के बाद में इनके लिए कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए अलग से चाहिए सरकार को। और सरकार जो पैसे लिए थे 3,000 रुपये तोले के हिसाब से वो तो सब ठीक है, पाए लग गए। अब सरकार को देना है इसमें, मैं सोचता हूँ शायद 1.5 लाख रुपए का भाव, तो 10,000 रुपये तोले के लगभग का भाव हो गया, 10 से 15,000 रुपये के लगभग तोले का भाव हो गया। तो 3,000 रुपये में जो लिया था उसके 15,000 रुपये देना पड़ रहे हैं, और ये इतना पैसा जाएगा कि सरकार जो है रो देगी इस बार पैसे। हालांकि योजना बंद कर दी सरकार ने, कान पकड़ ली, योजना आगे से नहीं लाना अपने को। एक और बात है, कल जो है सरकार का सर्वेक्षण आने वाला, आर्थिक सर्वेक्षण
उस पर कई बातें, पर सबसे बड़ी बात एसबीआई ने आज एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, यही कल का खाका तय करेगी। परसों के बजट में जो आएगा वो अलग बात है, पर कल जो खाका तय करेगी वो बता रही कि राज्यों में भयानक कर्ज, मतलब 20% की एक्सट्रीम लिमिट होती है कर्ज की, वो बढ़ के 28 से 29% पहुँच गई है। केंद्र सरकार पर भी कर्ज पहुँच गया है और मुफ्त योजनाओं ने वित्तीय संकट बहुत बढ़ा दिया है। इसके कारण सरकार को जो है इस पर चिंतन करना पड़ेगा, और नहीं किया तो आने वाले समय में इसका पैसा देने में सरकार की कमर टूट जाएगी। ये दो बड़ी खबरें थी जिस पर हमने बात की आपसे, और इसमें सामान्य खबरें हैं। बाकी तो एक जरूर ही आपको बता देता हूँ कि ये मामला हैगा झोनल क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 76 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर क्षेत्र में कुत्ते ने जो है दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को जो आतंक मचाया, तो पूरा लहूलुहान कर दिया। छोटे छोटे बच्चे मतलब मांस तक खींच के ले गए हैं। फोटो आप अगर दिखा नहीं सकते, नहीं तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे कैसा खींच के ले गया कुत्ता उसमें से, और उसने इस कदर आतंक मचाया है। जहाँ जहाँ भी कुत्तों का कहर है वहाँ पर केवल शिकायत ही हो सकती है, बाकी कुछ हो नहीं सकता। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुत्तों को शहर से हटाने की जब बात की गई थी, कहा था धर्म स्थल शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास से, उसके एवज में सिर्फ नगर निगम ने प्रभावशाली लोगों के इलाकों से जो कुत्ते हैं वहाँ से हटाकर जो वहाँ पर जो हैं अपने वहाँ देवगुराड़िया जो ट्रेचिंग ग्राउंड भेज दिए हैं, वहाँ भी हालात ऐसी हो गई कि नए कुत्ते रखने की जगह ही नहीं बची है। तो इसलिए नगर निगम के पास अब कोई शेल्टर होम बचा नहीं है, और इसलिए नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक और जानकारी सामान्य स्थिति देता हूँ। पीएम की आवास निधि, मतलब 10,000 का जो कर्ज दिया जाता था, उसको प्रधानमंत्री की जो कर्ज योजना है उसमें 15,000 पर कर दिया है, और उसको लेकर 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया है। और मुझे लगता है कि चुनाव के आने से पहले ये तमाम लोगों को लोन की प्रक्रिया दी। हालांकि बैंकों ने हाथ ऊंचे कर दिए। बैंकों का कहना है कि लोग पैसे वापस करते नहीं है, 1 या 2% लोगों के पैसे वापस आते हैं। तो 17 लाख में से केवल 36,000 के लगभग कुछ लोगों का जो है स्वीकृत किया गया लोन, बाकी लोगों के लोन पेंडिंग कर दिए जाएंगे। ये सारे पेंडिंग किए गए लोन, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते तक इन सबको 10 से 15,000 रुपये की राशि तो मिल ही जाएगी। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। हम आपसे चाहेंगे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए, और अपने लिंक जो है अपने साथियों तक जरूर करिए, क्योंकि हम 30 से 32 लाख लोगों के व्यूवर्स हमारे पास हैं। लोग कार्यक्रम देखते हैं पर कार्यक्रम के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपा करके सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।